दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारी बयानबाजी हो रही है। आखिर इस बयानबाजी का क्या मतलब? निष्कर्ष मेरा अपना नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको बयानबाजी बता रहा हूं, उसके आगे और पीछे की कुछ बात बता रहा हूं। सोचें आप कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इस सब का अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीज फायर बस 18 मई तक का है, उसके बाद क्या होगा ये कुछ नहीं पता। फिलहाल भारत की सेना ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा ऐसी कोई लाइन तय नहीं हुई है कि सीज फायर कब तक के लिए। सीज फायर अनिश्चित काल के लिए है और यदि पाकिस्तान को हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के डीजीएमओ में कोई अगली बातचीत तय नहीं हुई है कि बातचीत कब होगी। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों में फिलहाल कोई वार्ता नहीं हो रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वैसे तो भारत को तुर्की का एक ड्रोन भी सुरक्षित मिल गया है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी, बहुत फायदेमंद चीज है और भारत के सेना ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन चीन की गोपनीय PL-15E मिसाइल भी एक सुरक्षित रूप से भारत के किसी स्थान पर गिरी है। वो फटी नहीं है, उसने कोई निशान नहीं लगाया है। 15 PLE-15 स्कीम PL-15E जो मिसाइल है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो पाकिस्तान में किराना हिल्स, जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के परमाणु बम रखे बताए जा रहे हैं, वहीं पर रखी है स्टोर के रूप में। और पाकिस्तान की सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब उसने भारत पर अपना जवाबी कार्रवाई करी तो उसमें उसने PL-15E का इस्तेमाल किया। लेकिन फिलहाल ये मिसाइल लगता है टाटा फिश होकर गिर गई और वो भारत की सेना के फिलहाल कब्जे में। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी स्पीड 3 मैक है। 3 मैक का मतलब हो गया 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ध्वनि से 3 गुना ज्यादा। जबकि चीन की इस PL-15E मिसाइल की स्पीड उससे 2 गुनी से कुछ कम 5 मैक है, यानी कि 5000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ध्वनि से 5 गुना तेज गति से ये जा सकती है और अपने निशाने को भेज सकती है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने कितनी मिसाइल ये यूज करी है तो नहीं पता, लेकिन एक मिसाइल यूज करी ये कंफर्म हो गई, वो टाटा फिश हो गई और वो भारत की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। खास बात क्या है, दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वो PL-15 को देखना चाहते हैं। वो PL-15E के इंजीनियरिंग ढांचे पर रिसर्च करना चाहते हैं कि आखिर चीन ने इसमें किस तरीके से इसका निर्माण किया। मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर प्लेन है, PL-15E फाइटर प्लेन 35 से भी छोड़ी जा सकती है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो F-16 से भी छोड़ी जा सकती है और F-35 से भी जोड़ी जा सकती है। अमेरिका का मानना है कि अमेरिका के किसी मिसाइल की कॉपी पेस्ट है। सबको पता है चीन के अधिकांश जो हथियार है वो किसी ना किसी देश के कॉपी पेस्ट हैं, उसकी अपनी रिसर्च इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत के जो अपने हथियार है वो किसी तरह के कॉपी पेस्ट नहीं है,
वो भारत की अपनी रिसर्च इंजीनियरिंग है। तो फिलहाल P-15E का मिलना भारत के लिहाज से भी, हमारे सैन्य लिहाज से भी बहुत सुरक्षित है। और अब देखना है कि भारत सरकार और देशों के अनुरोध पर क्या फैसला करती है, क्योंकि इस पर अमेरिका, ब्राजील, जापान, फ्रांस और जर्मन ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आप भले ही PL-15E को अपने पास रखो, लेकिन हम इसको देखना चाहते हैं। खैर चलिए, अब आ जाता हूं दोस्तों, आप रोजाना पढ़ रहे होंगे अखबारों में, ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी बहुत हो रही है। आखिर लोग इस बयानबाजी से क्या कहना चाहते हैं, क्या किस तरीके के लोगों को वो संतुष्ट करना चाहते हैं, कितना किसके लिए फायदेमंद है, वो कितनी अफवाह है और कितना अपने देश के लोगों को हम मनोबल बढ़ाने का प्रयास है, या कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे राजनीतिक दलों पर कीचड़ उछालने का प्रयास है, ये आप देखें। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान की चर्चा करूंगा, जो बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। कभी उन्होंने कहा कि मैंने एक फोन किया और भारत और पाकिस्तान एकदम सीज फायर पर सहमत हो गए। कभी उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता करी और मेरी मध्यस्थता में भारत और चीन सीज फायर पर सहमत हो गए। फिर उन्होंने खंडन कर दिया कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी, बस सीज फायर करने में मदद करी। इस बीच एक खबर उड़ी जो अभी भी चल रही है, और मेरा मानना है उस खबर में सच्चाई है कि पाकिस्तान के कराना हिल्स भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की चपेट में आया। अब भारत ने किया या धोखे से हुआ ये मुझे नहीं पता। भारत सरकार ने खंडन किया इसका, सेना ने भी खंडन किया इस बात का। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा विभाग के तमाम विमान और तमाम साइंटिस्ट पाकिस्तान पहुंचे, कराना हिल्स पर पहुंचे, और बाकायदा अमेरिका के परमाणु ऊर्जा विभाग ने पाकिस्तान में किसी प्रकार के परमाणु विकिरण के श्राप का खंडन किया है। लेकिन यदि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी तो क्या कारण था कि अमेरिका को अपने साइंटिस्ट, अपने जहाज और अपने उपकरण कराना हिल्स पर भेजने पड़े। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक और बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने कहा है मैंने दो देशों के बीच में परमाणु जंग रुकवा दी है, लेकिन मुझे इसका श्रेय नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना लिया था? क्या पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठान भारत के हमले में घायल हो गए थे और पाकिस्तान के परमाणु बम पाकिस्तान पर भी फटने के लिए तैयार हो गए थे, जिससे पाकिस्तान की बड़ी संख्या में आबादी मृत्यु की ओर जा सकती थी? और यदि नहीं थी तो अब डोनाल्ड ट्रंप यह बयान क्यों दे रहे हैं कि मैंने दो देशों के मध्य परमाणु जंग रुकवा दिया? दुनिया में कई और देशों पर ऐसा युद्ध नहीं चल रहा है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वो रुका नहीं है। कहीं और ऐसा युद्ध नहीं हो रहा जहां परमाणु ठिकानों पर हमले की बात हुई हो। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप बहुत कंफ्यूज है। मैं ये कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप से, आप बार बार अपने बयानों से पलटो मत। एक बार जो आपके मन में है, जो भी आपके पास सूचनाएं हैं, ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करो भारत पाक संघर्ष पर, ऑफिशियली भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर, और भारत के आक्रमण या पाकिस्तान के हमलों पर आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और जो कहना है दुनिया से कह दो। पहले मत बुझाओ। और यदि अब आप ये कह रहे हो कि मैंने दो देशों के बीच में परमाणु जंग रुकवा दी है, तो इसका मतलब ये दावे सही है कि पाकिस्तान घबरा गया था जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कराना हिल्स को अपना निशाना बना लिया था। एक दूसरा बयान आया, और इस बयान में बड़ा विरोधाभास है।
ये बयान आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। आप उस पूरे बयान को शब्द से सुन लीजिए। वो कहते हैं, रात के 2:30 बजे मेरे पास सिपह सालार यानी पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर का फोन आया और उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया है और वहां पर कुछ मिसाइलें गिरी हैं, और साथ में कहा कुछ और मिसाइलें भी हैं आई हैं जो हमारे कुछ और ठिकानों पर गिरी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की ओर से सीज फायर की दरखास्त भी आई है, तो मैं क्या करूं? तो वो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने आसिम मुनीर से कहा बिस्मिल्लाह कर दो। शहबाज शरीफ किसको बेवकूफ बना रहा हो? पाकिस्तान की जनता में 90% जाहिल है। पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा पाकिस्तान जाहिलों से भरा पड़ा है। यहां तक कि मैं पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भी सुनता हूं, वहां पर भी जाहिलों की भरमार है। मतलब एक और आप ये कह रहा हो, रात के 2:30 बजे मुझे सोते से उठाया आसिम मुनीर ने और मुझसे कहा कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत ने अपने मिसाइल गिरा दिया। कुछ और ठिकानों पर भी उन्होंने मिसाइल गिराई है, लेकिन उन्होंने सीज फायर की दरखास्त की है। कौन इस बात पर यकीन करेगा? क्या भारत ने ब्रह्मोस में सीज फायर की एप्लीकेशन लिख के भेजी थी? नूर खान एयरबेस पर जो भारत के मिसाइलें गिरी, क्या उसमें भारत का एप्लीकेशन लगी हुई थी कि हम अपनी मिसाइल तो गिरा रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान से सीज फायर चाहते हैं? और वो कह रहे हैं कि मैंने कह दिया बिस्मिल्लाह कर दो। विरोधाभास है शहबाज शरीफ के बयान में। वो पाकिस्तान की जनता को यह क्यों नहीं बता रहे कि रात के 2:30 बजे उनके समय के हिसाब से इतना बड़ा हमला पाकिस्तान पर हुआ कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सोते से उठाना पड़ा और कहा कि बहुत बड़ा हमला हो गया। मतलब वो ये स्वीकार भी करना चाहते हैं कि भारत ने बहुत घातक हमला करा पाकिस्तान के ऊपर। वो ये भी स्वीकार करना चाहते हैं कि नूर खान एयरबेस पर भारत का हमला हुआ। वो ये भी स्वीकार करना चाहते हैं कि आम फानल में आसिम मुनीर ने मुझे उठाया और मुझे सूचना दी। लेकिन पाकिस्तान की सेना की और आसिम मुनीर की इज्जत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साथ में यह भी कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने मुझे यह भी बताया कि भारत की ओर से दरख्वास्त आ रही है सीज फायर की। यदि सीज फायर की दरख्वास्त होती तो शहबाज शरीफ आपसे आसिम मुनीर ने यह नहीं कहा होता कि भारत की मिसाइलें नूर खान एयरबेस पर गिरी और भारत की मिसाइलें हमारे कुछ और एयरबेस पर गिरी। आपसे यह कहा होता कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसलिए दुश्मन ने हमें अभी सीज फायर का प्रस्ताव भेजा है, बताओ क्या करूं। यदि आप इतनी सी बात कहते शायद भारत में भी कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते। सच यह है कि शहबाज शरीफ एक और सच को स्वीकार कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में जब भोर होने को थी भारत की सेना ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। लेकिन वो अपनी सेना की इज्जत को बचाने के लिए यह भी कह रहे हैं कि भारत ने सीज फायर की दरखास्त भेजी। यदि भारत को सीज फायर की दरखास्त भेजनी थी तो भारत ब्रह्मोस नहीं भेजता, और भारत ने ब्रह्मोस भेजा है तो आप निश्चित समझ लो भारत ब्रह्मोस के साथ एप्लीकेशन नहीं भेजता। इसलिए ये शहबाज शरीफ का बयान मैंने सुना दिया। मेरे संदर्भों में इसका क्या अर्थ है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचें कि शहबाज शरीफ क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते। अब मैं दोस्तों आपको तीसरा बात बताऊंगा कि भारत सरकार ने तय किया है लगभग 32 देशों में भारत का एक डेलीगेशन जाएगा। इस डेलीगेशन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट एमपीज,
कुछ एक्स एमपी, कुछ अन्य सीनियर पॉलिटिशियंस और कुछ भारत के पूर्व एम्बेसडर्स शामिल किए गए। इस पर कुछ विवाद है। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, क्या ऑपरेशन सिंदूर और या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का संघर्ष हुआ, क्या वो इतना बड़ा था कि हमें दुनिया के 32 देशों को बताने के लिए अपने सांसद भेजने पड़ रहे हैं? ये सोचने का विषय है। यह हमने कुछ इतना घातक हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, फिर मेरा दिमाग किराना हिल्स पे जा रहा है कि पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह चोट दे दी है कि हमें दुनिया को बताना पड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान इसी किराना हिल्स के नाम पर भारत को ब्लैकमेल करता था, और उसी ब्लैकमेल के दम पर कभी भारत के पहलगाम में हमला करता है और वहां हिंदुओं की हत्या करता है। इससे पहले कभी उत्तर प्रदेश के बनारस में हिंदुओं की हत्या करी जाती है, कभी मुंबई के अंदर भारत के नागरिकों की और विदेशी नागरिकों की हत्या करी जाती है, या देश के और विभिन्न हिस्सों में भारत के हिंदुओं की हत्या करी जाती है, और ऊपर से धमकी दी जाती है कि हम न्यूक्लियर पावर है। तो हमने पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर पावर के घमंड को तोड़ दिया। यदि ऐसा है, फिर कह रहा हूं, यदि ऐसा है तो आप सांसद भेज दीजिए, डेलीगेशन भेजिए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो यह सोचने का विषय है कि क्या हमें ये डेलीगेशन भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। हम पाकिस्तान लगभग हमारी नकल कर रहा है। हमारे डीजीएमओ ने, हमारे ऑपरेशन एयर डिफेंस ने, हमारे हेड ऑपरेशन एयर नेवी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पाकिस्तान ने भी बाद में नकल करके उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और अब जब भारत ने डेलीगेशन भेजने की घोषणा कर दी तो पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से डेलीगेशन भेजने की घोषणा करी है। फिलहाल पाकिस्तान तो जो भेज रहा है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन भारत भी जो भेज रहा है, मुझे लगता है ये सोचने का विषय है। दोस्तों, इस डेलीगेशन के जाने में एक और कंट्रोवर्सी हुई। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भारत सरकार के स्ट्राइक करने के फैसले पर, जितने स्ट्राइक की गई है उस पर, और जिस वक्त सीज फायर का ऐलान हुआ है उस पर संतोष व्यक्त किया है। और इसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेता शामिल हैं, एक पी चिदम्बरम और भारत के पूर्व राजनयिक और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता शशि थरूर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने, इन दोनों का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर घमंड को तोड़ दिया, ये बहुत अच्छा हो गया, और अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने से पहले सोचेगा, और यदि पाकिस्तान अब भी आक्रामक कार्रवाई करता है तो भारत बेखौफ होकर पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाइयों का जवाब दे सकता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर घमंड को हमने तोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को चिदम्बरम और शशि थरूर द्वारा की गई यह प्रशंसा रास नहीं आ रही। जयराम रमेश ने कहा कि हमने शशि थरूर को लक्ष्मण रेखा की याद दिला दी है। इसका मतलब क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए देश बाद में है और राजनीति पहले है? यदि वो प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस ये भी कह सकती थी कि यह उनका अपना निजी बयान है, लेकिन आप धमकी क्यों दे रहे हैं चिदम्बरम को, शशि थरूर को, कि हमने लक्ष्मण रेखा की याद दिला दी है? जयराम रमेश ने एक और शब्द का लाइन का यूज किया शशि थरूर के लिए, कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब है
कि शशि थरूर की विश्वसनीयता पर कांग्रेस पार्टी को संदेह है। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा बयान नहीं है। जब सरकार ने कांग्रेस पार्टी से डेलीगेशन के लिए कुछ सांसदों के नाम मांगे तो उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा, लेकिन सरकार ने एक डेलीगेशन के लिए शशि थरूर का नाम चुना और सिर्फ नाम नहीं चुना, उस डेलीगेशन का नेतृत्व भी शशि थरूर को दे दिया। शशि थरूर ने सहर्ष इस बात को स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक निष्ठा कोई भी हो, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हूं, लेकिन यदि मेरी जो भी कुछ योग्यता है वो देश के काम आ सकती है तो मैं उसको देश के काम लाने में, देश के काम मेरी वो योग्यता मेरी आ जाए, इसमें मुझे खुशी होगी और मैं राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देश की सेवा करने में खुशी महसूस करूंगा। कांग्रेस इस बात पर बहुत नाराज है और कांग्रेस ने कहा है कि हमने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था और फिर आखिर शशि थरूर को एक डेलीगेशन का नेतृत्व क्यों सौंपा गया। निश्चित रूप से डेलीगेशन का भेजना निर्णय एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से शशि थरूर को धमकी दी है, जिस तरीके से निंदा करी है और जिस तरीके से चिदम्बरम को उनकी हैसियत याद दिलाई गई है, उनकी लक्ष्मण रेखा दिलाई गई है, उसका समर्थन मैं तो नहीं करता। बाकी आप लोग खुद फैसला करें कि कांग्रेस जो कर रही है वो सही है या गलत है। एक और मैं आपको दूंगा संजय राउत का बयान। वैसे संजय राउत को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मेरा यह मानना है संजय राउत एक सुपारी किलर पॉलिटिशियन है। मुझे हमेशा यह लगता है किसी राजनीतिक ताकत ने संजय राउत को सुपारी दी और सुपारी किस बात की दी? सुपारी इस बात की दी कि तुम्हें शिवसेना में रहकर शिवसेना को मिट्टी में मिला देना है। और संजय राउत ने बहुत खूबसूरती से अपने इस कार्य को अंजाम दिया है। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं। उन्होंने अपने बयानों से उद्धव ठाकरे के पूरे राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर लगा दिया, शिवसेना का भविष्य समाप्त कर दिया और उद्धव ठाकरे के जितने भी राजनीतिक संबंध थे उन संबंधों में भी पलीता लगा दिया। फिलहाल संजय राउत ने भी इस डेलीगेशन को भेजने की निंदा की है और कहा है यह सांसदों का पर्यटन कार्यक्रम है। अब संजय राउत ने सही कहा है या गलत कहा है, यह फैसला आप करें। मैंने पहले कहा मैं संजय राउत को कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, लेकिन यह बयान कितना सही है और कितना गलत है इस पर फैसला आपका है। इसके अलावा और राहुल गांधी भी कुछ अनावश्यक बयानबाजी पर उतरे हुए हैं। मैंने आपको शायद परसों कहा था कि जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश मंत्री ने एक बात कही कि हमने जब 6 और 7 मई को की रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, फिर हमने पाकिस्तान को ऑफिशियली यह मैसेज दिया कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं किया है। हमारा इरादा पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की शह पर और पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड किए गए जो आतंकवादी भारत में हमले कर रहे हैं, हमने उन पर हमला किया है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं। और उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने इसका हमें कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हमारा मकसद ये बताना था कि हम पाकिस्तान की सेना पर हमले नहीं कर रहे, लेकिन सेना बीच में आ गई, आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए सामने आ गई
तो चूंकि हमें आतंकवादियों को मारना ही था, हमें आतंकवादियों को जमींदोज करना ही था, तो सेना बीच में आ गई, तो हमने सेना पर भी हमला करा। और सेना अपने जिन ठिकानों से भारत पे हमले कर रही थी या और कर सकती थी, हमने उन ठिकानों को निशाना बनाया, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उनके इस बयान को तिल का ताड़ बना रहा है, तो मरोड़ का पेश कर रहा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को यह सूचना क्यों दी। राहुल गांधी जी, मैं जानता हूं, कहना तो नहीं चाहिए, आपका मानसिक लेवल इतना नहीं है कि आपको कांग्रेस पार्टी का नेता कहा जाए। आपके बारे में यह सच है कि आप सिर्फ उतना ही बोलते हो जितना आपको समझा के भेजा जाता है कि इतना बोलना है। यदि कहीं 2 लाइन भी कम ज्यादा बोलनी पड़ी तो मैं जानता हूं आप गड़बड़ कर देते हो। लेकिन जब कोई आपको समझाता है तो यदि आप थोड़ा सा देश हित हो रखते हो तब थोड़ा सा उससे कहा करो कि तुम मुझे क्या समझा रहे हो। हाँ, ये देश हित आपको दिल में है ही नहीं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, फिर आप जो चाहे कहें। लेकिन फिर भी ये कहूंगा, चूंकि आप अपने आप को कांग्रेस पार्टी का नेता कहते हो, अपनी तुलना आप नरेंद्र मोदी से करना चाहते हो, तो अपने मानसिक स्तर को सुधारिए, अपने झूठ बोलने की आदत को सुधारिए। आप एलओपी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम अपने मानसिक स्तर को, अपने जवानी स्तर को और अपनी जवान के स्तर को सुधारने का प्रयास करिए। आप भारत के विदेश मंत्री के बयान को तोड़िए मरोड़िए मत। आपको इंटरप्रेट करना है तो पूरे बयान को इंटरप्रेट करिए। मैं समझता हूं जयशंकर जी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। उन्होंने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को ये बताया, और ये बात वो आज भी है, भारत आज भी कहता है कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा। हमारा उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर का भारत पर पाकिस्तान पर हमला करना था ही नहीं। हमारा मकसद तो आतंकवादियों पर हमला करना था। यह बात प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में भी कही थी, पहलगाम के हमले के बाद यह बात कही गई, 6-7 मई को रात को हमले से पहले भी यह बात कही गई, और आज भी यही बात कही जा रही है कि भारत का उद्देश्य पाकिस्तान पर हमला करना नहीं था बल्कि आतंकवादियों पर हमला करना था। अब चूंकि आतंकवादियों की रक्षा के लिए पाकिस्तान आगे आया, पाकिस्तान की सेना आगे आई, तो जहां से तो हमने उन्हें रास्ते से हटाया जहां से वो हमला कर रहे थे, और जहां से वो हमला कर सकते थे उन्हें हमने निशाना बनाया। तो जयशंकर जी ने यदि पाकिस्तान को 6-7 मई को यह मैसेज दिया है तो यह बहुत ही अच्छा कूटनीतिक कदम था पूरी दुनिया के लिहाज से। इसलिए मैं राहुल गांधी जी आपसे कहूंगा, आप बयान को तोड़िए मरोड़िए मत। आप देश को गुमराह करने का प्रयास मत करिए। लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से राहुल गांधी या गांधी परिवार में बेचैनी है, कहीं ना कहीं उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं कि हाय, पाकिस्तान के एयरबेस क्यों उड़ा दिए गए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर क्यों बमबारी कर दी गई। क्योंकि जब यूपीए के नेतृत्व में, यूपीए में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो यही कांग्रेस इस देश को डराती थी कि अरे पाकिस्तान कुछ मत कहो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल है। सोनिया गांधी के स्क्रिप्ट राइटर, उनके स्पीच राइटर मणिशंकर अय्यर खान ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था, पाकिस्तान से इज्जत से पेश आओ क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम 2008, 26/11, 2008 का बदला नहीं लेंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। तो पाकिस्तान कांग्रेस इस बात के लिए डर रही है कि हमने पाकिस्तान का जो खौफ
भारत की जनता के दिलों में बैठा दिया था भारत की वर्तमान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। पाकिस्तान के उस खौफ को तोड़ दिया, पाकिस्तान के उस ब्लैकमेलिंग करने की क्षमता को समाप्त कर दिया और पूरी दुनिया को, खास तौर से चीन और अमेरिका, मैं अमेरिका भी कह रहा हूं, चीन और अमेरिका को भी यह बता दिया कि भारत किसी न्यूक्लियर ताकत से डरता नहीं है और यदि कोई दुनिया की ताकत जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगी तो वो अपने प्रयासों में सफल नहीं होगी। मैं अमेरिका की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आने वाले कई सालों में यह लगता है कि भारत को अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन की तरफ से एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। भारत के पड़ोस में एक ईसाई राज्य की, ईसाई देश की स्थापना हो सकती है। वो जितना खतरनाक चीन के लिए होगा इतना ही खतरनाक भारत के लिए भी होगा। और जब भी अमेरिका में भारत विरोधी सरकार बैठेगी वो भारत को उस ईसाई देश के माध्यम से परेशान करने का पुरजोर प्रयास करेगी। तो फिलहाल यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान नहीं अमेरिका के लिए भी मैसेज है। तो दोस्तों आज की बात सिर्फ इस बयानबाजी तक कर रहा हूं, सीमित कर रहा हूं। अभी रोज नए नए रहस्य खुलकर आ रहे हैं, उन सब विषयों पर फिर मिलूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। और चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, भारत सहित दुनिया भर की राजनीति का भारत के हित में, दुनिया के हित में या भारत के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध वास्तविक अर्थ क्या है उसका विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष अपने चर्चा का विषय चैनल के माध्यम से आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।